सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली अपडेट सुपर सुकोई प्रोग्राम को लेके है। कल या परसों एक अपडेट आया था जिसमें बताया गया था कि रशिया अपनी Su-30SM जेट्स को Su-35 के स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने वाली है और इस अपग्रेडेशन के अंदर उसमें AL-31F इंजन के बदले AL-41F इंजन को लगाया जाने वाला है। साथ ही इसकी एवियोनिक्स और रडार सिस्टम को Su-57 से डिराइव किया जाएगा। और इसी बीच इंडिया भी अपनी Su-30 MKI जेट्स को अपग्रेड करना चाहती है, जिसमें Su-57 के रडार्स को लगाने का प्रस्ताव रखा गया है और इंडिया रशियन एवियोनिक्स के बदले इसमें मोर एडवांस इजरायली और फ्रेंच एवियोनिक्स सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहता है। और Su-30 MKI के इंजन को एक ज़्यादा पावरफुल इंजन से रिप्लेस करने के लिए इंडिया अभी रशिया के साथ जॉइंटली AL-31F इंजन का एक फर्दर वेरिएंट को डेवलप करना चाहती है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। लेकिन रशिया की तरफ से अभी इंडिया को AL-41F इंजन को सप्लाई करने का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन अगर हम डायरेक्टली इंजन को खरीदते हैं तो हमें इनकी कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पड़ने वाला है। अगला अपडेट एडिशनल तलवार क्लास के फ्रिगेट्स डील को लेके है। कुछ दिन पहले ये अपडेट आया था कि इंडिया अभी रशिया से 4 तलवार क्लास के फ्रिगेट्स को खरीदने वाला है और इस डील को इंडो रशियन समिट के दौरान साइन किया जाने वाला है। आज अपडेट आया है कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से इस डील को आगे बढ़ाने को लेकर क्लियरेंस दे दिया गया है। इसके अंदर टोटल 4 फ्रिगेट्स खरीदे जाने वाले हैं, जिनमें से 2 रशिया के यंतर शिपयार्ड में और 2 गोवा शिपयार्ड में बनाए जाने वाले हैं। सोर्सेस के मुताबिक इंडियन नेवी पहले ही 6 तलवार क्लास के फ्रिगेट्स को ऑपरेट कर रही है और जो 4 फ्रिगेट्स अभी खरीदे जाने वाले हैं ये अपने पुराने वेरिएंट से काफ़ी मॉडर्न और एडवांस होने वाले हैं। इनमें इंडियन नेवी के मुताबिक चेंजेस भी किए जाएंगे और इनको ब्रह्मोस मिसाइल से इक्विप किया जाएगा। लेकिन 4 फ्रिगेट्स में से जो 2 शिप्स इंडिया में बनने वाले हैं उनकी कॉस्ट रशिया में बनाए जाने वाले शिप्स के मुकाबले 30 से 50% तक ज़्यादा होने वाली है। दोस्तों, अगला अपडेट इंडियन नेवी की 4th एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स को लेके है। प्रोजेक्ट P-28 के अंदर इंडियन नेवी के लिए 4 एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स को बनाया जा रहा था, जिनमें से 3 वेसल पहले ही इंडियन नेवी को डिलीवर किए जा चुके हैं। इन चारों वेसल्स को GRSC के द्वारा बनाया गया है और GRSC का कहना है कि इसमें 90% तक इंडिजिनियस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। इसी क्लास की पहली वेसल INS कमोर्ता को 2014 में, दूसरी वेसल INS कदमत को 2015 में और तीसरी वेसल INS किल्टन को 2017 में इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया है। और अभी GRSC के द्वारा बताया गया कि इसी क्लास की अंतिम वेसल INS कवारती को 2019 के मई तक इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा। इसे पहले 2017 के दिसंबर तक ही डिलीवर किया जाने वाला था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसकी डिलीवरी शेड्यूल में थोड़ा डिले हो गया है। अगला अपडेट इसरो की तरफ से है। मैंने कुछ दिन पहले आप सभी को बताया था कि इंडिया अभी 2 UK बेस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने वाली थी, जिसे कल PSLV C-42 की मदद से सफलता के साथ लॉन्च किया गया है। इसी अवसर पर मीडिया से बात करते हुए इसरो के चीफ के सिवन ने कहा कि रिसेंट सक्सेसफुल लॉन्च को लेकर वो काफी खुश हैं और आने वाले 6 महीनों के अंदर हर 2 हफ्ते में एक लॉन्च होने वाली है। चंद्रयान 2 के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि बार बार डिले होने के बाद अभी चंद्रयान 2 को 3 जनवरी 2019 को लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये डेडलाइन मिस होती है तो इसे 3 जनवरी से 16 फरवरी के बीच लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा इसरो अभी रूरल इंडिया में हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाली है, जिनको शायद अगले साल तक लॉन्च कर दिया जाएगा। अगला अपडेट हमारी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेके है, जिसके बारे में हमने कल भी बात किया था। सोर्सेस के मुताबिक 15 और 16 तारीख को हमारी देसी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का 2 बैक टू बैक टेस्ट को कंडक्ट किया गया था और दोनों ही टेस्ट सक्सेसफुल रहे थे और सारे मिशन ऑब्जेक्टिव को सफलता के साथ अचीव किया गया था। और इस सफलता के लिए DRDO को डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बधाई दी गई थी। और अभी जो इमेजेस आप देख रहे हैं ये हमारी देसी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ओरिजिनल पिक है। इसका वजन करीब 20 kg है, जो कि जेवलिन मिसाइल से 2 से 2.5 kg कम है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 200 मीटर से लेके 2.5 किलोमीटर तक है। साथ ही इसे आर्मर्ड यूनिट के साथ साथ बिल्डिंग, लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर से UAVs के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और रिसेंटली किए गए टेस्ट के मुताबिक इसकी किल प्रोबेबिलिटी 90% तक पाया गया है। दोस्तों, अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। आप सभी को याद होगा कि 2 से 3 महीने पहले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा
टेरर फंडिंग की वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ऐड किया गया था और उन्हें करीब 15 महीने का वक्त दिया गया था, जिसके अंदर उन्हें कुछ 26 पॉइंट दिए गए थे जिन पर पाकिस्तान को कार्रवाई करनी थी और अगर वो इसमें फेल हुए तो उन्हें ब्लैक लिस्ट में भी ऐड किया जा सकता था। और अभी एशिया पैसिफिक पॉलिसी ग्रुप की तरफ से एक रिव्यू किया गया है जिसमें यह पाया गया है कि पाकिस्तान ने टेरर फंडिंग के मामले में अभी तक कोई भी सैटिस्फैक्टरी कदम नहीं लिया है। एशिया पैसिफिक पॉलिसी ग्रुप आमतौर पर FATF के द्वारा ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डाले गए कंट्रीज का रिव्यू करती है और हाल ही में ही 11 और 12 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ दिए गए रिपोर्ट को रिव्यू किया गया था और अभी पाकिस्तान के पास जनवरी 19 तक का वक्त है और अगर इतने में वो टेरर फंडिंग के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनको ब्लैक लिस्ट में भी ऐड किया जा सकता है। अब जाने से पहले एक मजेदार पाकिस्तानी जोक पर नजर डालते हैं। कुछ महीने पहले हमने तेजस MK1A और JF-17 ब्लॉक 3 के ऊपर एक कंपैरिजन वीडियो बनाया था। वैसे तो उसमें काफ़ी सारे वाहियात दर्जे की घटिया कमेंट्स पाकिस्तान की तरफ से दिए गए थे, लेकिन ये कमेंट काफ़ी मज़ेदार था जिसे मैं अभी आप सबको दिखाने वाला हूँ। इसमें ये कमेंट किया गया था कि JF-17 ब्लॉक 3 की कॉम्बैट रेडियस 2000 किलोमीटर तक है और इसमें कुछ एंटी डिटेक्शन सिस्टम मौजूद है, जो कि मुझे पहले समझ नहीं आया था, लेकिन एक दो बार उसकी कमेंट को पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि ये JF-17 को F-35 और चाइनीज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के साथ कंपेयर कर रहा है, तो शायद ये JF-17 को स्टेल्थ बताने की कोशिश कर रहा है। और कॉम्बैट रेडियस की बात करें तो ट्विन इंजन जेट्स की भी कॉम्बैट रेडियस इतनी नहीं होती है और दुनिया भर के टॉप फाइटर जेट्स की कॉम्बैट रेडियस 1000 से 1800 किलोमीटर के अंदर होती है और वो भी मिशन लोड के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप सोच रहे हैं कि JF-17 की कॉम्बैट रेडियस इतनी कैसे हो सकती है, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास रूहानी शक्ति मौजूद है और उनके जेट्स में गैसोलीन के साथ साथ हकीम बाबा की रूहानी पेशाब मिलाकर डाली जाती है, जिससे फाइटर जेट की इंजन एकदम तरोताजा हो जाती है और उन्हें एक अनोखी फ्रेशनेस मिलती है जिससे वो बढ़िया माइलेज देती है।